नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज CKYC कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बैंक ऑफ बड़ौदा, जो स्टेट लेवल बैंक कमेटी कन्वीनर है, उसने आयोजन किया। इस कार्यक्रम में CRAI कंपनी के MD CEO भी उमेश जी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से CKYC ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपने एक जगह KYC करा लिया, उसके बाद आपको बैंक के साथ साथ बीमा या इवन पेंशन फंड या किसी भी सरकारी संस्थाओं पे आप यही एक जान और पहचान, जिसको आप CKYC कहते हैं, एक बार होने के बाद सब जगह वही चली जाती है। इससे आपको बार बार दूसरी जगहों चक्कर लगाने के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं उमेश कुमार सिंह, सेंट्रल रजिस्ट्रार सरसई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज है, उसमें कार्यरत। आज इस समय 3 रजिस्ट्री हम चला रहे हैं। पहली रजिस्ट्री है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री, जिसको कि क्रिएट किया गया था इस पर्पज से एक ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मल्टीपल फाइनेंसिंग लॉ। तो इसमें क्या करते हैं, बैंक या वेंडर जब लोन देते हैं, किसी ग्राहक को लोन देने के लिए कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे डिस्बर्समेंट से पहले चार्ज क्रिएट करते हैं ऑनलाइन। और जब दूसरे बैंक में वही ग्राहक जाता है उसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने के लिए, दूसरा लोन लेने के लिए, तो वो पहले वेरीफाई करते हैं उसी प्रॉपर्टी में पहले से कोई लोन है कि नहीं। अगर है तो वो पकड़ में आ जाता है, नहीं है तो फिर वो लोन करते हैं। ठीक है, पहले इस तरह से होता है, डुप्लीकेट टाइटल डीड बना के लोग रजिस्टर जो होते हैं, पहले कई बैंकों से एक ही प्रॉपर्टी पे लोन ले लेते थे और लोन खराब हो जाता था। चुकता तो इस तरह का लोन होगा नहीं, तो वो करीब बंद हो गया। तो सर ये सर्विसेज कब से शुरू हो गई हैं? ये 2011 से शुरू हुई है, सरफेसी एक्ट के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरफेसी एक्ट बनाया था और इसमें चार्ज अगर क्रिएटेड है, लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक को पावर मिलती है कि वो उसको सरफेसी एक्शन लेके सिक्योरिटी को इन्फोर्स करे, प्रॉपर्टी को बेच के लोन की वसूली करे। लेकिन अगर इसमें ऑनलाइन चार्ज क्रिएट नहीं किए तो ये पावर मिलती नहीं है एक्ट से। सर दूसरी तरह से कौन सी सर्विसेज आपकी? दूसरा हमारा एक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है, जिसके लिए कि अभी अवेयरनेस प्रोग्राम हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि करीब 150 एम्प्लॉइज़ जो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के 5 रेगुलेटर्स हैं, रिजर्व बैंक से भी, रेडाई इंश्योरेंस रेगुलेटर, PFRD और IPS का गिफ्ट से, ये सबके जो है रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के एम्प्लाई, जिनको कि हम CKYC के बारे में, रेगुलेटर की जो गाइडलाइंस है KYC के लिए के बारे में, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के का क्या काम है KYC से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए कैसे ये मदद करता है, उसके बारे में चर्चा करने आए, अवेयरनेस फैलाने। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो फंडिंग होती है, या जो मार्केट में आज की तारीख में जो मार्केट कैप बढ़ रहा है, या क्या इसमें भी कुछ चीज़ें इस तरह हो सकती हैं? मतलब ये तो जैसे BSE है या NSE है, जो मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनमें भी सर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के फंड्स आ जाते हैं या इस तरह के फंड्स रह सकते हैं। देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन सिस्टम में रेगुलेटर्स हैं, FIU इंडिया है, ये लोग मॉनिटर करते हैं ना। तो अगर ऐसा कुछ है भी तो वो पकड़ में आ जाता है और फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड मिल जाती है और वो उनको पकड़ लेते हैं। तो तीसरी सर्विस किस तरह से आप? तीसरी सर्विस जो कि अभी नई हमने शुरू किया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, वो बर्ड्स एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके तहत ये रजिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो ये बेसिकली इसमें जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में भी सूचना होती है, जो डिपॉजिट स्कीम बैंड हो जाती है। ओके। जैसे देश में आपने सुना होगा सहारा इंडिया का स्कीम, उनके बारे में भी सूचना होती है। इनके केसेस जो कोर्ट में सेटल होते हैं, उनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी सूचना होगी। तो जैसे अभी मान लीजिए कोई आदमी कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है किसी स्कीम में, तो उस पर चेक करके कभी अगर सही है वो करेंगे, गलत है उसमें नहीं है, मान लीजिए बैंड है या हाई नहीं है, तो फिर वो थोड़ा उसकी जांच परख करेंगे कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है उससे। तो काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। अभी ये रजिस्ट्री अभी शुरू हुई है, इसमें अभी डेटा अपलोड चल रहा है। एक बार जब ये मैच्योर हो जाएगी तब इसका सिटीजन्स को बहुत फायदा होगा, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल क्लास है। ये बेसिकली जो सर गवर्नमेंट जो पॉलिसी स्कीम चल रही है उसको सही करने ये उसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक स्कैम होता था, लगा बहुत सही।
जो छोटी छोटी कंपनियाँ आ जाती थी, फौजी स्कीम लगे कि साहब साल में 2 गुना 3 गुना, उस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रोक लेते थे। जी जी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। सर क्या और आपकी तरफ से जानकारियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक बीइंग ए जर्नलिस्ट, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन एक आदमी से नहीं दी है। KYC है या KYC है, तो KYC में लगातार जो अलग अलग जगह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक भी अलग कहता है KYC कराएंगे, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी के रहती है, तो क्या कोई एक कॉमन KYC कर दी जाए जिससे ये बता दिया जाए कि भाई ये हमारी KYC हो गई और सबको वही नंबर देंगे? हाँ, तो ये आपने एकदम सही समझा। पूरे कंट्री के लिए ये सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है। अच्छा। और इसमें करीब आज के दिन में करीब 8,600 रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जो कि जिसमें से 5,000 करीब RBI रेगुलेटेड है, 3,300 करीब सेबी रेगुलेटेड है, बाकी इंश्योरेंस रेगुलेटेड है कुछ 54 और PFRDA रेगुलेटेड है करीब 21 है, और कुल मिला के 8,600 कुछ है, जिसमें हर तरह के एंटिटीज़ आती हैं जो रेगुलेटेड है। ये जब कभी भी किसी ग्राहक का खाता खोलते हैं, मान लीजिए मेरा खाता पहली बार ज़िंदगी में, तो वो क्या होगा, उनको इसमें अपलोड करना होता है रजिस्ट्री में। तो रजिस्ट्री क्या करती है, उस KYC इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करके अपने यहाँ रखती है। अब अगर मैं किसी और दूसरे संस्था में जाऊँगा, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, तो उनसे ये उम्मीद है कि वो हमारा रिकॉर्ड जो CKYC है उसी को डाउनलोड करेंगे, फेच करेंगे, और हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे अकाउंट खोलने के लिए। अगर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन बदला नहीं है, अगर बदल गया, जैसे मान लीजिए मैं शिफ्ट कर गया लखनऊ से किसी और शहर में चला गया, तो वो उस शहर का एड्रेस ले लेंगे, उसका प्रूफ ले लेंगे और उसको भी अपडेट कर देंगे सेंट्रल KYC में। तो जो सेंट्रल KYC में KYC रिकॉर्ड है वो अप टू डेट है। एक तो ये फ़ायदा होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दूसरी संस्था उसको डाउनलोड करके हमको ऑनबोर्ड कर सकती है, मेरा खाता खोल सकती है, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकती है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए मेरा खाता इस तरह से 10 जगह है और एक जगह मैंने एड्रेस चेंज किया, तो CKYC रजिस्ट्री सबको ये एड्रेस कन्वे कर देगी, तो हमको 10 जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा एड्रेस बदलवाने। ये बहुत बड़ा फायदा, जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा कि एक ही बार चला देगा। क्या सर इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट किस तरह से हो सकता है? जैसे UID ने जैसे अपने आप को पहले सब फ्री किया और बाद में फिर उसने पेड कर दिया, ये अब वो हर चीज़ के चार्जेस लेने लगता है। नहीं, इसमें ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा। इसमें CKYC में डेटा किसी भी ग्राहक का आने के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्राहक के। जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, बल्कि आपको मैं एक चीज़ अच्छी बताऊँ, रेगुलेटेड एंटिटी को पहली बार जब अपलोड करते हैं तो अब हम इंसेंटिव भी देते हैं 50 पैसा। जैसे मान लीजिए SBI ने खाता खोला किसी का और वो सूचना हमारे यहाँ अपलोड खुला है, तो हम उनको 25 पैसा देते हैं। इस तरह से मान लीजिए एड्रेस बदला, तो एड्रेस बदलने के लिए भी अगर उन्होंने CKYC में एड्रेस बदला तो हम उनको 50 पैसा देते हैं। लेकिन अगर खाता खोलने के लिए हमारे यहाँ से कोई सूचना डाउनलोड किया KYC रिकॉर्ड किसी का जो पहले से वहाँ है, तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं ₹2.25 फर्स्ट टाइम। एड्रेस अपडेट करने के लिए अगर डाउनलोड किया तो ₹1। तो खाली डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि देखिए आपको सारा सूचना फ्री में मिल रहा है, मतलब कहीं ग्राहक से नहीं लेना पड़ रहा है, उसकी वैलिडिटी वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ रही है, आपको चूँकि रजिस्ट्री से मिल जा रहा है तो उसी समय चार्ज होता है। अपलोड या अपडेट करने के लिए सेंट्रल KYC रजिस्ट्री एंटिटीज़ को इंसेंटिवाइज करती है, लेकिन ग्राहक से ₹1 भी चार्ज नहीं। नहीं, वही मैंने पूछा कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है बेसिकली उसका एक स्टाफ है, उसकी मेंटेनेंस है, वो कैसे कहीं ना कहीं से तो मीट आउट होती है, तो वो इस तरह से मीट आउट। ये आप जिस वाले जो सरसई के लोग हैं वो कहाँ से उनकी मैं आपको बताऊँ कि ये जो हम चार्ज करते हैं ₹2.25, हमारा खर्चा निकल जाता है CKYCR का, क्योंकि 107 करोड़ है रिकॉर्ड हमारे पास अभी तक 107 करोड़ है, और डाउनलोड भी हो रहा है 165 करोड़ डाउनलोड हो, तो वहाँ से कुछ पैसा आ जाता है। हमने जो खर्चा किया उसको बनाने में वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। तो नंबर 2 जो मेरी जो SI रजिस्ट्री है, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन चार्ज क्रिएट करता है तो हम ₹100 चार्ज करते हैं। वो ₹100 करीब हमारे पास इसमें 9 करोड़ चार्ज है, 900 करोड़ का वो रेवेन्यू हो गया मेरा, तो उससे हमारा खर्चा सब चल जाता है, बल्कि बच जाता है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब सरकार ये चाहती है कि जितनी भी PSBs हैं, PSUs हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ सस्टेनेबल है, बहुत मिनिमल चार्ज है, ₹100 कुछ नहीं होता है चार्ज क्रिएट करने का, वो भी घर बैठे ऑनलाइन, कहीं फिजिकली जाके नहीं करना पड़ता है, ना कोई स्टाम्प खरीदना पड़ता है,
₹100 सिंपली पे करना UPI से। पब्लिक भी सर्च कर सकती है उसमें। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो और आपको पता करना है कि इस पर कोई लोन तो नहीं है, ₹10 पे करके आप सर्च कर सकते हैं कभी भी। अच्छा। 24/7। ये तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पब्लिक डोमेन में अगर वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो वो उसको ₹10 देकर और वो अपने आप में आप उस प्रॉपर्टी की पूरी एक तरह से देखा जी, जाए जी, ऑथेंटिसिटी भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, वो किसके ये ownership है, वो वाकई भी आता है उसमें जी, सूचना। अच्छा ये भी समझिए। हाँ हाँ, और मैं बताऊँ आपको डेली करीब 75 से 80 हज़ार लोग सर्च भी कर रहे हैं। अच्छा नहीं इंडिविजुअल। ये वाकई इन्फॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटेड है। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर खासकर इसको किस तरह से आप देखते हैं और लगातार क्योंकि जो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग है या जो खाते ऐसे हैं जिनमें अवैध रूप से ट्रांजेक्शन होता है, जैसे आपने भी काफ़ी वक्त पहले बताया था कि जो मूल अकाउंट्स होते हैं जिनमें लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का या इवन जितने भी डिजिटल अरेस्टिंग टाइप का है, उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम जो बैंकर्स या रेगुलेटेड एंटिटी हैं, वित्तीय संस्थान हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, सेबी हो, इडा हो, इससे संबंधित जो भी वित्तीय संस्थान है या फिर बैंकर्स हैं, उनको और जागरूक करने और इसके बारे में जागरूक करते हैं और उनको जो भी कोई कमियां रह गई हैं उनकी जानकारी में, उसके लिए ये वर्कशॉप की जा रही है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा SLBC कन्वीनर होने के नाते सरसाई के साथ मिलकर कर रहा है। इसमें जो मेजर इशू ये है कि एक बार अगर किसी भी व्यक्ति का सरसाई हो चुका, KYC हो गया, तो उसके सारे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसकी एक आइडेंटिटी के लिए CKYC के आधार पे एक CKYC ID 14 डिजिट की दी जाती है। उस डिजिट को ये सारे रेगुलेटेड एंटिटी अपने डाटा सेंटर, अपने मीन्स बैंक से या शाखा से या अपने वित्तीय संस्थान के तमाम शाखाओं से इसको फेच करते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्री से, जो जहाँ पे ये रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको हम सरसाई कहते हैं। और वहाँ से वो जब ये फेच होता है तो आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। इससे एक बेनिफिट जो होता है कि इसमें फ्रॉडुलेंट एक्ट होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि एक बार आपके जब सरसाई में जो भी चीज़ होती है उसको पूरा चेक करके तब उसमें आपको आईडी दी जाती है। समय समय में इसमें अपडेशन की भी अगर आवश्यकता होती है, कोई नाम अगर थोड़ा बहुत बदला है या आपका एड्रेस बदला है, तो उसके लिए भी आप इसको बैंकों में या अन्य संस्थाओं में जहाँ भी आप अपना कोई भी खाता खोलते हैं या वित्तीय लेनदेन करते हैं, वहाँ से अपडेशन करा सकते हैं। इसमें वो भी सुविधा उपलब्ध है। अल्टीमेटली ये एक बार आपको नंबर मिल जाता है तो आपको अपने बाकी के डॉक्यूमेंट लेके इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल नंबर बताने से संबंधित जो भी वित्तीय संस्थान है वो उसको सेंट्रल रजिस्ट्री से फेच करके और आपके खाते या वित्तीय लेनदेन को अकॉर्डिंगली वो कर देता है। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने भी लगातार लोगों को मतलब एडुकेट किया है, खासकर जो साइबर क्राइम को लेकर, तो इन सब चीज़ों से साइबर क्राइम पे कितना कंट्रोल हो जाएगा और कितना लोग उससे बेनिफिट्स मिलेंगे? देखिए, साइबर क्राइम में जो पैसे होते हैं, जो भी आपके चाहे टेररिस्ट फंडिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये पैसे कहीं ना कहीं लेयरिंग करके छोटे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और इस तरह से ग्रेजुअली करते हुए एक सिंगल अकाउंट और फिर देश में इससे बाहर निकल जाते हैं। जब आपके खाते का KYC अगर प्रॉपर हुआ होगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत प्रॉपर हो चुका होगा, तो आदमी जानता है कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसके खाते में पैसा जा रहा है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई अगर कोई आवश्यकता हुई तो की जा सकती है। ज़्यादातर खातों में जहाँ पर CKYC अगर प्रॉपर नहीं होती है तो वो फेक अकाउंट होते हैं। वहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कि आधार कार्ड में नाम और पता तो सब सही होगा, फ़ोटो बदल दी गई, तो अब ये चेक CKYC में हो जाता है। अगर आप ये चीज़ें प्रॉपर लिए हैं और उसके फ़ोटो को मिलान कर लेते हैं CKYC से, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है। तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर CKYC का नंबर आपको मिला हुआ है तो वो एक ऑथेंटिकेटेड नंबर है और उसके भी समय समय पर वेरिफिकेशन बैंकों या रेगुलेटेड एंटिटी या वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाते हैं आपके ओरिजिनल पेपर से जब भी जरूरत हो। तो इसलिए इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मिलेगा, क्योंकि खाते अगर सही व्यक्ति के खुलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम होने के चांसेस कम रहेंगे।